एजुकेशन, फल एवं खाद्य संरक्षण, फ्रूट एंड फूड प्रिजर्वेशन। द्वितीय प्रश्न पत्र सूक्ष्मजीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी। अध्याय 1 सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ईस्ट या खमीर। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले मैंने आपको राइजोपस के बारे में बताया था। राइजोपस भी एक सूक्ष्मजीव है, कवक है। ईस्ट दूसरा सूक्ष्मजीव है, कवक है। ईस्ट या खमीर का वैज्ञानिक नाम, जिसको आप वनस्पतिक नाम कहते हैं, वो है सैकरोमाइसिस सेरेविसी। सैकरोमाइसिस सेरेविसी। अब मैं ईस्ट के बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। ईस्ट या खमीर, ये देखिए ईस्ट या खमीर का एक चित्र है। ईस्ट या खमीर एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट फंगस है, कवक है। यह गन्ने के रस, फल, दूध, वाटिका एवं मृदा, जो वाटिका की मृदा है उसमें अधिकांशतया पाया जाता है। अब हम इस खमीर की स्ट्रक्चर यानी संरचना के बारे में आपको बताएंगे। संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ईस्ट, खमीर की संरचना। प्यारे विद्यार्थियों, ये खमीर एक अंडा के आकार का, अंडाकार अथवा गोल संरचना होती है। आप इसको ध्यान से देखें तो इसके खमीर के ऊपरी भाग में, इस खमीर के ऊपरी भाग में ये आपका जो आवरण है, ये आवरण जो दिखाई दे रहा है, ये आवरण आपका एक प्रकार से कवक सेलुलोज का बना हुआ होता है, जिसे हम कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। यानी पूरा खमीर एक कोशिकीय कवक है। इसकी बाहरी संरचना, उसकी बाहरी भित्ति, जिससे ये पूरा शरीर, जो पूरा शरीर है, इसका जो आपके अंदर ये देख रहे हैं ढका हुआ है, वह आवरण आपका कोशिका भित्ति कहलाता है। अंग्रेजी में इसे सेल वॉल कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इससे पहले आपको बताया था, एक कोशिका में भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। ये आपका यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक, यह यूकैरियोटिक कोशिका है। अब यूकैरियोटिक कोशिका का अर्थ बताया था कि इसके अंदर एक केंद्रक है। देखो ध्यान से, इसमें एक केंद्रक है, जो केंद्रक के ऊपर आप देखो एक केंद्रिका या न्यूक्लियोलस भी है। तो जिस कोशिका के अंदर केंद्रक हो, केंद्रिका हो, राइबोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, ये सब रचनाएं अगर पाई जाती हैं तो वह वास्तव में यूकैरियोटिक ही होता है। तो सैकरोमाइसिस सेरेविसी या ईस्ट यूकैरियोटिक कोशिका है। इसका बाहरी आवरण सेलुलोज या पॉलीसेकेराइड का बना होता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरे होते हैं। और देख ले, ध्यान से देखें, इसमें एक केंद्रक सदृश संरचना पाई जाती है, जिसके ऊपर एक केंद्रिका लगी होती है। अब ध्यान से और देखें तो इस ईस्ट कोशिका में आपको सबसे ऊपर यहाँ स्पॉट के रूप में, दो छोटे छोटे स्पॉट के रूप में, ये जो है आपको फूड पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, जिसे रिजर्व फूड पार्टिकल, हिंदी में इसे संचित खाद्य पदार्थ कहा जाता है। दूसरी चीज, आप जरा इसके नीचे देखें, ठीक नीचे, तो इसमें कुछ तेल ग्रंथियां या आयल ग्लोब्यूल्स, तेल ग्रंथियां और ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन पाया जाता है, जो उसमें संचित भोज्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस केंद्रिका, जहाँ पर देखो इस केंद्रक में जो आपका न्यूक्लियर वैक्यूल है, इस वैक्यूल में आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है, जिसका नाम है क्रोमैटिन तंतु। ये क्रोमैटिन तंतु इसमें पाए जाते हैं, क्रोमैटिन धागे इसमें पाए जाते हैं, और बाद में चल करके यह विकसित हो जाता है। यानी इसमें विकसित आरएनए आपका विद्यमान होता है। विद्यार्थियों, एक बार इसके बारे में हल्का सा समझ लो कि इसकी शरीर एक कोशिका होती है। शरीर में आप इसके पूरे भाग को आप चाहो तो 3 भागों में बांट सकते हो। नंबर 1, कोशिका भित्ति या सेल वॉल, सबसे ऊपरी परत, जिसके द्वारा ये पूरी कोशिका अंदर से संरक्षित रहती है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, सुरक्षा का काम करता है, यह आपका जो है सेल वॉल होता है।
अब इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा है, जीव द्रव्य या इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, यह कोशिका द्रव्य है। इस कोशिका द्रव्य के अंदर आप देखो तो ये न्यूक्लियस पाया जाएगा, यानी न्यूक्लियर वैक्यूल पाई जाती है। इसके ऊपर आप वैक्यूल के ऊपर आप देखो यहाँ पर न्यूक्लियोलस या केंद्रिका है। मैंने फिर कहा ये यूकैरियोटिक कोशिका है क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स सब कुछ पाए जाते हैं, खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं, इत्यादि इत्यादि। अब हम आपको बताते हैं ईस्ट में जन्म। प्यारे बच्चों, ईस्ट एक कोश की कवक है और मैं ये भी कहा कि यह एक मृतोपजीवी कवक है। और जैसा कि मैंने राइजोपस में कहा कि मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट फंगस क्या है, वो फंगस जो सड़े गले खाद्य पदार्थों पर, रोटी पर, अचार पर, मुरब्बा पर, जैम पर, जेली पर, चमड़े पर, लकड़ी पर आदि पर उगते हों और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हों और किसी को नुकसान न पहुंचाते हों, ऐसे कवक आपके मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट है। ईस्ट आपका एक सैप्रोफाइट कवक है। ये एक बात और आपको इसमें बता दूं, इसमें भी जनन क्रियाएं राइजोपस की तरह ही पाई जाती है। अब मैं आपको ईस्ट में जन्म बताता हूँ। ईस्ट में जन्म, ये देखिए ईस्ट में जन्म। पहला है वेजिटेटिव, यानी कि इसको हम कहते हैं कायिक जनन। वेजिटेटिव को कहते हैं कायिक जनन, कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा है एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन और तीसरा है सेक्सुअल या लैंगिक जनन। तो ये तीन प्रकार के जनन किसी भी जीव में पाए जाते हैं। अब मैं आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा, यानी कायिक जनन के बारे में बताऊंगा। विद्यार्थियों, कवक में और खास करके आपके इसमें जो आपके जो है ईस्ट है बच्चों, अब मैं आपको ईस्ट में जनन बताऊंगा। ईस्ट में जनन पहला है आपका ईस्ट में कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ईस्ट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? ईस्ट में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो होता है मुकुलन द्वारा। मुकुलन द्वारा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बाई बडिंग, मुकुलन द्वारा। ईस्ट में जो रिप्रोडक्शन है मुकुलन द्वारा, उसमें क्या होता है, एक ईस्ट की एक कोशिका होती है। ये देख रहे हैं आप, ईस्ट की एक कोशिका मान लीजिए। इस ईस्ट की कोशिका में फिर इसके बाद धीरे धीरे ये ईस्ट की कोशिका के अंदर ये आपका जो केंद्रक है, ये केंद्रक थोड़ा सा विभाजित होने की कगार पर पहुंचने लगता है ऐसे। और पुनः ये ईस्ट की कोशिका जब देख रहे हैं जो ऐसे, इस ईस्ट की कोशिका में यह केंद्रक आपका थोड़ा सा यूं ऊपर और थोड़ा नीचे हो जाता है ऐसे। और फिर ये आपकी जो ईस्ट की कोशिका है, एक ये और दूसरा इससे अलग हो जाती है और दोनों के केंद्रक बिल्कुल अलग हो जाते हैं। पुनः इसको हम बोलते हैं मुकुल, इसे बोला जाएगा मुकुल या बड, मुकुल या बड। अब देखो, ये पहले जो मूल कोशिका थी ये ईस्ट की एक मूल कोशा है और ये आपका जो देख रहे हो मुकुल है और ये मूल कोशा थी। अब ये धीरे धीरे विकास करके कई कोशिकाओं का एक समूह सा बनने लगता है ऐसे 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 ऐसे। और फिर धीरे धीरे इसमें से ये मुकुल अलग हो जाते हैं और फिर एक आपका कई ईस्ट जो है तैयार हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं 4 ईस्ट सेल्स। अब देखो, एक ईस्ट की कोशिका, थोड़ा सा इसके अंदर का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये दोनों का थोड़ा सा हल्का सा विकास हुआ। ये दोनों के दोनों भाग ऊपर और नीचे चले गए। इसके बाद ये आपका न्यूक्लियस ये और ये दोनों सेपरेट हो गया। फिर इसके बाद इसका विकास हुआ और इसी तरह से होते होते कई ईस्ट की कोशिकाएं एक कड़ी के रूप में, एक लड़ी के रूप में बन जाती हैं और तमाम मुकुल जो है वो तमाम बड्स, ये तमाम बड्स जो है वो विकसित होने लगते हैं। और अनुकूल परिस्थिति में ये बड्स जो है वो अलग हो करके अलग अलग ईस्ट के
कोशिकाएं बना लेते हैं। अब हम आते हैं द्विखंडन पर। द्विखंडन इसको बहुत संक्षेप में समझाऊंगा। एक प्रकार से ये अलैंगिक जनन ही है। इष्ट का कायिक जनन, ये आपका मुकुलन या द्विखंडन, बाइनरी फिशन कहते हैं इसको, बाइनरी फिशन। ये आपका एक प्रकार से निश्चित तौर पर यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन ही होता है। इसमें क्या होता है, ये आपकी एक कोशिका है इष्ट, और ये एक इष्ट की कोशिका बाद में चल करके धीरे 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 सेपरेट होने लगती है ऐसे, और दो भागों में ये बढ़ जाती है और धीरे से इसको आप यहीं पर अलग कर लो, यही दोनों भागों को अलग कर दो। वैसे तो इसके और भी स्टेज हो सकते हैं, लेकिन यहीं पर आप अलग कर दो। अभी एक से दो हो गए। अब इस प्रकार से दो इष्ट हो गए, ये इष्ट हो गया, ये अलग इष्ट हो गया, इष्ट सेल हो गई। तो कुल मिलाकर के एक इष्ट की कोशिका दो इष्ट कोशिकाओं में अगर बदलती है, और वो भी विभाजन द्वारा, विखंडन द्वारा, द्विखंडन द्वारा, इसी को हम कहते हैं द्विखंडन या बाइनरी फिशन। ठीक, समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, बस इसको अब अगले वीडियो में बताया जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब मैं आपको लैंगिक जनन और इष्ट के आर्थिक महत्व अगले वीडियो में बताऊंगा। महत्व, लाभदायक कार्य। नंबर 1, डबल ब्रेड व केक बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, एथिल अल्कोहल के निर्माण में खमीरीकरण की क्रिया से एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इसे हम इस प्रकार देखें, ग्लूकोज के खमीरीकरण से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। C6H12O6 के खमीरीकरण से 2C2H5OH प्लस 2CO2 बनाता है। 2C2H5OH को ही एथिल अल्कोहल कहते हैं। वो एसिटिक एसिड के निर्माण में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। चौथा, औषधियों के निर्माण में यह प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। पांचवा, इसमें विटामिन B1, B2, B3 इत्यादि पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। छठा, यह त्वचा में निखार उत्पन्न करता है। यह त्वचा को सुंदर बनाता है। अगला नंबर, यह ईस्ट के हानिकारक कार्य। नंबर 1, ईस्ट पके फलों को खमीरीकरण की क्रिया द्वारा खराब कर देता है। नंबर 2, ईस्ट के ज़्यादा प्रयोग में सांस फूलने लगती है और मसूड़े खराब हो जाते हैं।